चलिए, तो हमने एफोरिज्म 90 तक किया था कि कुछ चीजें जो हमने करनी है केस टेकिंग में, कुछ चीजें जो हमने नहीं करनी। हनुमान सर ये बातें हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो उसके आगे 91 से शुरू करते हैं। द सिम्टम्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग अ प्रीवियस कोर्स ऑफ मेडिसिन डू नॉट फर्निश द प्योर पिक्चर ऑफ द डिजीज, बट ऑन द अदर हैंड those symptoms and ailments which he suffered from before the use of the medicines or after they had been discontinued for several days give the true fundamental idea of the original form of the disease. कोई मेडिसिन चली किसी भी तरह की पेशेंट की, उसके ड्यूरिंग अगर उसको किसी खास तरह के सिम्टम्स या फीलिंग्स हुई हैं, कुछ महसूस हुआ है, कुछ उसने अभी कुछ ही दिन पहले पेशेंट आया, उसको उसने ये ओसिड जैसी कोई एंटासिड ली, एंटासिड लेने के बाद उसको एकदम से घबराहट शुरू हो गई, ठीक है ना। उस एंटासिड ली उसने, उसको घबराहट शुरू हो गई, कुछ समय रही, फिर उसने बंद कर दी, तो फिर वो कम हो गई, फिर उसने नेक्स्ट टाइम फिर से ली, वो फिर से हुई उसको, फिर उसने बंद कर दी दवाई। तो उस समय वो जो सिम्टम्स हैं या फीलिंग्स हैं उसके, कोई भी किसी भी तरह की उसके मेडिसिन ली है, ठीक है ना, ड्यूरिंग अ प्रीवियस कोर्स ऑफ मेडिसिन, वो कोई प्योर पिक्चर ऑफ डिजीज को फर्निश नहीं करते। लास्ट टाइम भी शायद इसके ऊपर बात हुई है हमारी कि एज अ होम्योपैथ, क्योंकि हमें वो सिम्टम पता होना चाहिए कि कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन है वो फिजिकली और मेंटली एक पेशेंट में कैसे सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है, वो हमें ज्यादा पता होने चाहिए, क्योंकि हमने वो सिम्टम अवॉइड करने हैं। डॉक्टर बोइंगर से लिखते हैं कि आप जब केस टेकिंग कर रहे हो तो एक अलग से कॉलम बना लो एनामनेसिस का, ठीक है ना, तो उसमें वो सारे सिम्टम्स आप डाल दीजिए जो कि मेडिसिन के साथ रिलेटेड है, तो उस तो आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी भी इन सिम्टम्स के ऊपर मैंने मेडिसिन नहीं दी। लेकिन वो सिम्टम्स जो उसको मेडिसिन लेने के पहले से थे, और अगर उसकी दवाई को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए कुछ समय के लिए और वो दोबारा से आ जाए, दे गिव द ट्रू फंडामेंटल आइडिया ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द डिजीज। वो हमें एक फंडामेंटल आइडिया देते हैं इसकी बीमारी एक्चुअली ऐसी है, एंड दीज स्पेशली द फिजिशियन मस्ट टेक नोट ऑफ, और फिजिशियन को इसके ऊपर नोट रखना चाहिए। अच्छा, एक पता नहीं बात हुई है हमारी क्लास में इस बारे में कि नहीं, लेकिन वैसे मेरी होती रहती है जब कभी बैठते, लेकिन अगर हुई भी तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि बड़ा एसेंशियल पार्ट है डॉक्टर्स के लिए भी, जो स्टूडेंट्स ने अभी शुरू करनी है क्लिनिक। हम रिपर्टरी के पीछे बहुत भागते हैं, कोई रूब्रिक है उसका क्या मतलब है जी, ठीक है ना, कोई रूब्रिक है उसको, सब रूब्रिक्स हैं, फिर उसमें मेडिसिन दी हुई हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। रिपर्टरी जो है ये बेसिकली इंडेक्स है मटीरिया मेडिका का। एक आप इसको बस दिमाग में बिठा लीजिए ये बात कि रिपर्टरी इज बेसिकली एन इंडेक्स टू मटीरिया मेडिका, ठीक है। इंडेक्स का क्या फंक्शन होता है? इंडेक्स ये बताता है कि इस पेज के ऊपर ये चीज लिखी हुई है, जाके पढ़ लीजिए उसके बारे में। वो काम हमारी रिपर्टरी का है। रिपर्टरी में सिम्टम है एंजाइटी, उसमें बहुत सारी दवाइयां, उसमें आर्सेनिक पड़ी है, उसमें सल्फर पड़ी है, उसमें हमारी अर्जेंटम नाइट्रिकम पड़ी है, उसमें काली कार्ब पड़ी है, उसमें कलकेरिया कार्ब पड़ी है, सब में एंजाइटी है। रिपर्टरी हमें बताती है कि ये सब पेज नंबर है एक तरह के, इनकी इनमें एंजाइटी होती है। अब जाके मटीरिया मेडिका में पढ़ लो कि एंजाइटी कैसी कैसी किस किस को होती है और उस चीज को मैच कर। कंप्लीटली रिलाइंग ऑन रेपर्टरी हमें बहुत गलत। अब रिसेंटली आज सुबह भी बात हो रही थी कि फ्लोरिक एसिड है, देयर इज अ रूब्रिक हेडेक एमुलरेटेड बाय मिक्चुरेशन, ठीक है, यूरिन पास करता है वो, उसके सर दर्द को आराम आ जाता है, ये दिया हुआ है उसमें। बड़ा करेक्टरिस्टिक रूब्रिक है कि जी मिक्चुरेशन करने से हेडेक को आराम आ जाता है।
लेकिन अब इसके पीछे कहानी और है मटीरियल मेडिका में। जब हम मटीरियल मेडिका में जाते हैं तो उसमें कहानी कुछ और लिखी हुई है। कहानी ये है कि यूरिन अगर उसको यूरिन की अर्जेंसी हुई है, ठीक है ना, उसको यूरिन का जाना है, उसको अर्ज हो रही है यूरिन की, और वो ना जाए, उसको किसी वजह से रोकना पड़े, वो सफर में है, कहीं बाहर गया हुआ है, वॉशरूम अवेलेबल है नहीं एट द इंस्टेंट, और उसको रोकना पड़ा, तो उसको हेडेक शुरू हो जाता है। ये बात बिल्कुल ही उल्टी होगी कि बेसिकली हेडेक इज कॉज्ड व्हेन ही हैज टू कंट्रोल हिज अर्जेंसी। अर्जेंसी को कंट्रोल करने के ऊपर हेडेक हो रहा है उसको। लेकिन जब उसको रूब्रिक की फॉर्म दे देते हैं तो उसका एक मतलब, अब ऑब्वियसली जब उसको रोकने की वजह से, यूरिन को रोक मिक्चुरेशन को रोकने की वजह से हेडेक, और तो पास करने पे तो अपने आप ही आराम आ जाएगा। लेकिन बात अब पूरी, और सिर्फ यूरिन से नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल उसको किसी दिन सुबह स्टूल ना पास हो, उसका एक रोज का टाइम है सुबह का, उसको स्टूल ना पास हो सुबह, देन ही द पेशेंट सफर्स होल डे, या जब तक उसको पास नहीं हो जाती, नहीं उसको फ्लैचुलेंस होती है, उसको गैस्ट्राइटिस होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली विद मेंसेस, जिस दिन आने हैं मेंसेस, अगर उस दिन ना आए, 2 दिन लेट हो जाए, तो 2 दिन सफरिंग में निकलते हैं वो। लेकिन उसका ये मतलब कि मेंसेस एमिल्यूरेट करते नहीं, मेंसेस के टाइम पे आने ना आने की वजह से उसको सफरिंग कॉज हुई। लेकिन ये जो पिक्चर है ये आपको मटीरियल मेडिका में मिलेगा। एक है कि भाई दवाई डालो, उसके सब रूब्रिक आ जाते हैं जी वहां से, रूब्रिक एक, और बहुत ऐसी रूब्रिक है जिनमें मेडिसिन है ही नहीं, मटीरियल मेडिका में पड़ी है। ठीक है ना, पता नहीं कितनी ही एग्जांपल है ऐसी। व्हेन यू गो थ्रू मटीरियल मेडिका, आप रिवर्स चेक करते हो रिपर्टरी में, तो रिपर्टरी में है ही नहीं वो। दूसरी चीज, एक और ऐसी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। काली सेल्फ है, हम जनरली उसको लेते हैं कि इट इज अ रोबस्ट टेबलेट। लेकिन आप देखो, मेरे ख्याल से है नहीं लेकिन रोबस्टनेस में, लेकिन मटीरियल मेडिका में इट इज गिवन एज के ये एक रोबस्ट रेमेडी। एंटिम टार्ट है, उसमें वीकनेस जो है, हमने एंटिम टार्ट की टंग के बारे में बहुत पढ़ा है, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है। लेकिन जब क्रॉनिक डिजीज में बात आती है एंटिम टार्ट देने की, क्रॉनिक डिजीज में, एक्यूट्स में नहीं, क्रॉनिक डिजीज में, तो वीकनेस बिकम्स द मोर प्रोमिनेंट सिम्टम जो डिस्क्राइब करता है एंटिम टार्ट को। ठीक है, वीकनेस रूब्रिक में पड़ी भी है एंटिम टार्ट, लेकिन एंटिम टार्ट की वीकनेस होती कैसी है, वो कैसे पता चलेगा हमें कि ये एंटिम टार्ट की वीकनेस? बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो तो। वीकनेस इज द फर्स्ट सिम्टम जो शुरू होता है, तो पहला सिम्टम ही वीकनेस है। और कोई जनरली हम देखते हैं, पहले किसी को बुखार हुआ, पहले किसी को खांसी हुई, कुछ समय खांस रहा है, फिर धीरे धीरे करके वीकनेस डेवलप हो रही है उसको। एंटिम टार्ट में ऐसा नहीं, एंटिम टार्ट में वीकनेस इज द फर्स्ट सिम्टम टू डेवलप, पहले वीकनेस होनी शुरू होती है, और उसी वीकनेस की वजह से जो रेटलिंग है ये बन जाती है। क्यों? वीकनेस इतनी होगी कि बाहर थ्रो आउट ही नहीं हो पा रहा, थ्रो आउट ही नहीं हो पा रहा वो, इवन थ्रू इतनी वीकनेस वॉमिट के थ्रू भी नहीं होता थ्रो आउट। बट दैट इज बेसिकली ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द सिस्टम, जो सबसे पहले शुरू हो जाएगी। और अगर हमने मटीरियल मेडिका पढ़ा होगा, हम उसी टाइम उसको मेडिसिन दे सकते हैं ताकि वो उस स्टेज तक ना पहुंचे। ठीक है ना। तो एक हम जब ये स्टडी करते हैं केस टेकिंग की और इन सब चीजों की, आगे आगे हमने ये भी ध्यान देना है कि वो जो रूब्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, उनको सर्च करने की भी, इसका मतलब रूब्रिक का एक ही डेफिनेशन निकलेगी इंग्लिश में, आप जहां मर्जी डाल लीजिए, वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है ना। लेकिन वहां से मेडिसिन का आइडिया मत लीजिए। ठीक है, कुछ होंगे सिंगुलर रूब्रिक जहां से थोड़ा बहुत मेडिसिन का पता लग जाता है, बट स्टिल रूब्रिक्स बने तो मटीरियल मेडिका में सही है। हाँ, कभी कभी लगता है ये मटीरियल मेडिका ना पढ़ने में बोरिंग है, ये समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं उसको, ठीक है ना, उसको इस तरह से पढ़िए कि उसमें से मजा आना शुरू हो जाए। जैसे हमने अभी बात की, एक करेक्टरिस्टिक है,
मटीरिया मेडिका में आप 4 दवाई, बहुत सारे कॉमन सिम्टम होंगे, लेकिन हमने मटीरिया मेडिका कैसे समझना कि वो एक दवाई दूसरी दवाई से अलग कैसे। अब इसी में एक और चीज, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा है कि लशीवियस होता है, या ये सेक्सुअल डिजायर के बारे में पढ़ा है, उसकी डिबॉचरी के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। बट देन आफ्टर दिस सेम मेनियक स्टेज, ये जो इसकी मेनियक स्टेज है, उसके बाद एक स्टेज आती है जहां पे इन चीजों से लड़ लड़के वो थक जाता है। वो थकी हुई स्टेज जो है, ब्रेन की ओवर वर्किंग हुई हुई है, फिजिकल बॉडी की ओवर वर्किंग हुई है, अभी थकावट हो गई, उसके बाद वीकनेस आ गई है, इतनी डिबॉचरी के बाद, इतनी बिजनेसमैन, सिर्फ डिबॉचरी नहीं, अपने आप को और कहाँ पे यूटिलाइज करता है फ्लोरिक एसिड, कि ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने दिन रात एक कर दिया अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वहां पे भी फ्लोरिक एसिड है। लेकिन बात यह कि इतनी मेहनत कर रहा है वो, इतना उसका स्टेमिना यूज हो रहा है, इतनी उसकी स्ट्रेंथ यूज हो रही है, यूज होने के बाद अब उसकी स्टेट आ गई है वीकनेस। अब उस वीकनेस में व्हेन द ब्रेन इज टायर्ड, व्हेन द ब्रेन इज फटीग्ड, उसमें चीजों को रेजिस्ट करने की हिम्मत नहीं रहती। और एक पिक्चर निकल के आती है फ्लोरिक एसिड की, जहाँ पे वो माइल्ड ईल्डिंग इंसान बन जाता है। उसको बोलो भी खाना खा ले, वो खा लेता है। उसको बोलो भी वहां पे जाके बैठ जा, वो बैठ जाता है। उसको बोलो भी लेट जा, लेट जाता है। एक्यूट स्टेज आती है बीच में उसकी ऐसी, ठीक है ना, जैसे फ्लोरिक एसिड कॉन्स्टिट्यूशन बीच में कोई एक्यूट स्टेट्स ऐसी आ जाती हैं। देखने में लगा पल्सर टिला, ये तो हॉट है, गर्म खाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठंडा ही अच्छा लगता है ना, देखने में तो पल्सर टिला जैसे तो बड़ा माइल्ड और यील्डिंग इंसान है, उदास बैठा है। लेकिन पल्साटिल्ला की जो माइल्डनेस या यील्डिंग है, उसका जेनेटिक करेक्टर है, वो उसकी इनसिक्योरिटी में से आता है। यहाँ पे पेशेंट थक गया है, थक गया, वो थका हुआ है, उसके पास अब ये हिम्मत नहीं है कि वो दिमाग लगाए अपना, वो कोई ओपिनियन दे, वो चुपचाप बैठा है अपना रेजिलियंस, आराम है, कोई बात नहीं करनी, कोई पूछता है तो जवाब दे देता है, नहीं तो उसको कोई इच्छा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बात करूं। अब ये जो डिफरेंशिएशन है दोनों की, माइल्डनेस की, यील्डिंग की, या ये स्टेट की, ये हमारा मटीरियल मेडिका बताता है। रूब्रिक में पढ़ा होगा फ्लोरिक एसिड माइल्डनेस में, पल्साटिल्ला भी वहीं पे पड़ी है। और बड़ी बार देख के हैरानी भी होती है, नक्सवामी का भी है माइल्डनेस में, हमने तो उसकी इरिटेबल एंग्री पिक्चर पड़ी हुई है। वो स्टेट्स आती हैं उसकी, कब आती हैं, ये हमें मटीरियल मेडिका, वहां से पता लगता है। और फिर वहां से जो हमारा पेशेंट को देखने का एक दायरा है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। सो उस चीज के ऊपर जरूर जोर दीजिए, खास करके अगर आपको लग रहा है कि हम कहीं रुक गए हैं प्रैक्टिस में, बड़ी अच्छा चल रहा था, अभी रुक गया, अभी वो नहीं है, वो हमारे बेसिक्स हैं। वो मैं हमेशा बोलता तो कि जहां पे भी आप लगे ना भी हम रुक गए हैं, तो गो बैक टू योर बेसिक्स, बेसिक्स की तरफ दोबारा चली जाइए, वहीं पे कहीं प्रॉब्लम हुई होती है। चलो, when the disease is of a chronic character, जब डिजीज क्रॉनिक करेक्टर की है, एंड द पेशेंट हैज बीन टेकिंग मेडिसिन अप टू द टाइम ही इज सीन, और वो पेशेंट तब तक कोई ना कोई दवाई ले रहा है जब तक उसको देखा गया, द फिजिशियन में विद एडवांटेज लीव हिम सम डेज क्वाइट विदाउट मेडिसिन। तो क्या करना चाहिए, बड़े पेशेंट में करना भी पड़ता है, क्या करना पड़ता है कि पेशेंट को बोल देते हैं कि भाई अपनी दवाई बंद कर ले कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। हाँ हाँ, चलो, तो अब ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि डॉक्टर हनीमन के टाइम पे तो मोर ये ऐसा था ना कि भाई मेडिसिन वाला एसओएस की जब जरूरत पड़े तब। अब तो ऐसी दवाइयां भी तो ले ही जाओ जी, आपने सारी उम्र लेनी है तो, ठीक है ना। और वो पेशेंट उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि वो 2 दिन के लिए छोड़ देना कहीं वो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, ठीक है ना। वो आज का जो मेडिकल सिनेरियो, उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा इस चीज में ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है। लेकिन जहां पे भी हो सके उसको बोल दो कि भाई कुछ दिनों के लिए दवाई बंद कर दे, फिर हमें देखने दे। खास करके जो स्किन की डिजीज है उसमें तो खास करके हम बोलते हैं ये दवाई बंद कर दो पहले, और इन द मीन टाइम एडमिनिस्टर समथिंग ऑफ एन अनमेडिसिनल नेचर, या उनको ऐसा कुछ दिया जाए जो कि अनमेडिसिनल है खुद, ठीक है ना, जैसे प्लेसिबो दे दी, एंड डेफर टू अ सब्सिक्वेंट पीरियड द मोर प्रिसाइज स्क्रूटनी ऑफ द मॉर्बिड सिम्टम्स। क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं, अच्छा जी अगर ये बंद कर दी फिर उसकी जगह क्या लें हम लोग,
अंदर से एंग्जाइटी होती है, दवाई कैसे बंद कर सकते हैं? तो हनुमान सर बोलते हैं उनको प्लेसिबो दे दो साथ में, और देखो प्रिसाइज स्क्रूटिनी करो उनके मॉर्बिड सिम्टम्स की, in order to be able to grasp in their purity the permanent uncontaminated symptoms of the old affection. ठीक है ना? इस चीज से एक और होता है, पेशेंट को एक रियलाइजेशन होती है बड़ी देर से ना, पेशेंट कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, आते डॉक्टर ये प्रॉब्लम ठीक है, उसकी दवाई चल रही है, तो बोलो कि प्रॉब्लम ठीक तब होती है या मानी तब जाती है जब आप दवाई के बिना वो प्रॉब्लम नहीं है, दवाई लेते हुए तो एक सप्रेस्ड स्टेट में, पैलिएटेड स्टेट में है, और जब उनकी मेडिसिन बंद की जाती है फिर से निकल के आता है, पेशेंट को पता लगता है अच्छा तो ये गया ही नहीं था कहीं पे, ये तो यहीं पे था, तो सिर्फ ऊपर से ऐसे ढका हुआ था पर्दे के साथ, कपड़े के साथ, है ना? और फिजिशियन के लिए भी, क्योंकि वो एक प्योरिटी ऑफ सिम्टम्स आती है उसमें, उसमें पता लगता है कि एक्चुअली डिजीज है क्या अंदर, पुरानी अफेक्शन की, एंड टू फॉर्म अ फेथफुल पिक्चर ऑफ द डिजीज, और फिर हमें एक फेथफुल पिक्चर मिलती है बीमारी की, कि बीमारी है क्या। बट इफ इट बी अ डिजीज ऑफ अ रैपिड कोर्स, लेकिन अगर ये डिजीज रैपिड कोर्स की है, एक्यूट है या कोई इमरजेंसी है, एंड इफ इट सीरियस करेक्टर एडमिट ऑफ नो डिले, द फिजिशियन मस्ट कंटेंट हिमसेल्फ विद ऑब्जर्विंग द मॉर्बिड कंडीशन, ठीक है ना? और इसका करेक्टर इतना सीरियस है, ठीक है ना? अभी बात चल रही थी किसी के साथ, बोल रहे कि बच्चे को ना नमूनिया हो गया एंड इज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं, अभी यहाँ पे नहीं हम उनको बोलते पहले दवाई बंद करो जी, वहां से वापस आओ, ठीक है ना? सीरियस करेक्टर के है अभी, है नहीं, डिले नहीं कर सकते हम उसको, तो वहां पे जो चल रहा है उसको चलने दो, उसके साथ हमें अपनी, ठीक है ना? चलो उसके बाद द हनीमन सर को बोलने दो जो उसमें बोल रहे हैं, द फिजिशियन मस्ट कंटेंट हिमसेल्फ विद ऑब्जर्विंग द मॉर्बिड कंडीशन, तो फिजिशियन को कंटेंट करना पड़ता है उसकी मॉर्बिड कंडीशन जैसी है, विद ऑल्टर्ड विद द मेडिसिन, या जैसी भी है, ठीक है ना? ऑल्टर्ड दो इट मे बी बाय द मेडिसिन, ऑल्दो मेडिसिन के साथ वो ऑल्टर हुई है, लेकिन जो भी है उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। If he cannot ascertain what symptoms are present before the employment of medicines, in order that he may at least form a just apprehension of complete picture of the disease and its actual condition, that is to say, of the conjoint malady formed for by the medicine and original disease, और हमें ये भी नहीं पता लग रहा, हमें ये भी नहीं कहीं से पता लगा कि पहले क्या सिम्टम से दवाई देने के, ठीक है ना? कभी कभी चलो इतना पता लगता है, हम पूछते भी अच्छा दवाई क्यों शुरू की, खांसी हो गई थी जी, वो पहले था, लेकिन खांसी का करेक्टर कैसा था, होती कब थी, टाइमिंग क्या थी, हमें तो वो सिम्टम पूरी डिटेल में चाहिए, तो कभी कभी नहीं मिल पाता हमें। तो हनुमान सर बोल रहे कि ऐसी अगर कंडीशन है और हमें जो पिक्चर मिल रही है, ठीक है ना, उसमें एक कॉन्जॉइंट है मेडिसिन का और ओरिजिनल डिजीज का, which from the use of inappropriate drugs is generally more serious, और वो सीरियस कंडीशन बनी इसलिए होती है ज्यादा, and dangerous than was the original disease, and hence demands prompt and efficient aid, और अभी ये ओरिजिनल डिजीज से भी ज्यादा डेंजरस हो गई है, ठीक है ना? तो इसके लिए हमें तुरंत उसकी कोई ना कोई एफिशिएंट और तुरंत एड देनी पड़ेगी, and by thus tracing out the complete picture of the disease he will be enabled to combat it with a suitable homeopathic remedy। तो ना ऐसे केसेस में हमें फिर वो कंजॉइंट पिक्चर ही उठानी पड़ती है, जो भी हमारे सामने कंजॉइंट पिक्चर है, मेडिसिनल भी और नेचुरल, फिर वहां पे हम कुछ और कर नहीं सकते उस टाइम पे, और उसके हिसाब से जो भी सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी बनती है वो उसको देनी है, so that the patient shall not fall a sacrifice to the injurious drugs he has swallowed, ताकि वो बेचारा पेशेंट वो बलि का बकरा ना बन जाए उन ड्रग्स का जो उसने ले ली है। सो दो सिनेरियोज बताए हैं कि क्रॉनिक डिजीज में, एक सिनेरियो ये है कि जहाँ पे थोड़ी स्लो ग्रेजुअल डिजीज है, जहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं है, क्यूटनेस नहीं है उसमें, तो वहां पे कोशिश कीजिए कि उसको बोलो कि भाई दवाई छोड़ के आ, एक बार सिम्टम देख लें हम लोग कि क्या आते हैं तेरे, एंड देन वी विल गिव यू रेमेडी, क्योंकि वही एक तरीका है जो ट्रू पिक्चर है नेचुरल डिजीज की, उसको समझने का, उसको पकड़ने का। अब दूसरी जो है वो क्या है कि जहां पे इमरजेंसी बनी हुई है, साथ में ड्रग्स दूसरी मेडिसिन चल रही हैं, उसमें इमरजेंसी बनी है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वहां पे जो
भी हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर है मेडिसिन की और डिजीज की, एक कॉन्जॉइंट पिक्चर जो है, उस पिक्चर को हम देख के उसको कंप्लीटली लेके फिर मेडिसिन देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज अगर आज के हम उसमें करें, कोशिश कीजिए कि जो भी एलोपैथिक मेडिसिन उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं जो कॉमन है एटलीस्ट, उनको जरूर साथ में ले लीजिए, उनको कंफर्म कीजिए, जो डॉक्टर बोइंग हसन बोलते हैं, उनको कंफर्म कीजिए कि जब ये दवाई शुरू की उसके बाद ही आए हैं ये, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई फीमेल आई, उसको थायराइड हुआ, ठीक है ना, तो थायराइड की उसने मेडिसिन शुरू की, थायरॉक्सिन वगैरह, तो एक डेढ़ हफ्ते के बाद उसको ये फेशियल हेयर आने शुरू हो, तो ये उसके बाद का है, इसको साइड में रख लीजिए सेट। हाँ, अगर पहले होता तो वो एक डिजीज की पिक्चर होती, लेकिन ये बाद में आया तो उसको थोड़ा साइड, क्योंकि जब हम थायरॉक्स एल्ट्रॉक्सिन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे है कि इट बेसिकली ऑल्टर्स अदर हार्मोन्स आल्सो इन सम पीपल, कुछ लोगों में बाकी के जो हार्मोन्स हैं उनको ऑल्टर करती है ये काइंड ऑफ साइड इफेक्ट कभी कभी आ जाता है एल्ट्रॉक्सिन का हमारी बॉडी में, या जो भी कोई भी चीजें हैं। हम पिछली बार एक एग्जांपल ले रहे थे इसकी, नहीं मैं आपके साथ नहीं पता, तो मैं पीछे दो तीन चार क्लासें एक साथ लगी ना तो कंफ्यूज रहता हूँ, आपके साथ बात की किसी और के साथ की, तो इसकी मेलाटोनिन की एग्जांपल ले रहे थे। हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं हार्मोन्स हैं उनकी कोई लीनियर अप्रोच नहीं, लीनियर मतलब कि ये यही काम करता है जी, ये यही काम करता है जी, ये वाला यही करता है, सेरोटोनिन यही करता है, मेलाटोनिन यही करता है, अपना न्यू क्या है, डोपामाइन यही करता है, वो वाला एंजाइम यही नहीं, ऐसा नहीं है। इनके बहुत सारे फंक्शन हैं, कुछ तो अभी तक हमें पता भी नहीं लगे, बहुत सारे फंक्शन हैं इनके, ठीक है ना। और सिमिलरली जो मेडिसिन इंजेस्ट होती हैं, स्पेशली जो हार्मोनल मेडिसिन इंजेस्ट होती हैं, वो भी कोई एक ही तरह से साइड इफेक्ट नहीं देते, उनके भी मल्टीपल साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं उनके साथ, ठीक है ना। तो उसमें एक तरीका क्या है, देखते रहिए, पूछते रहिए कि ये दवाई शुरू करने के बाद आया कि पहले था, बाद आया कि पहले था, बाद आया कि पहले था। ये एक तरीका आसान हो जाता है ट्रेस करने का कि जो नेचुरल डिजीज्ड स्टेट है वो क्या है, और मेडिसिन के साथ कौन कौन सी स्टेट्स हैं, ठीक है। ये हमारे मेंटेनिंग कॉजेज के सिम्टम्स आ जाते हैं, मेंटेनिंग कॉज है ना ये, तो चल रही है अभी मेडिसिन जितनी देर चलेगी देखते हैं, ठीक है ना। एक पेशेंट है वो बोलता है जी मैंने डायबिटीज की मेडिसिन शुरू की उसके बाद मेरे बर्निंग हुई, एक है वो बोलता है शुरू से ही है बर्निंग, तो जिसकी शुरू से वो तो एक नेचुरल स्टेट है, और जिसके बाद में हुई दैट इज मोर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेडिसिन। उसमें भी बड़ी बार हम करते हैं कि थोड़े दिन छोड़ के देखो भी ठीक होती कि नहीं, और मोस्टली पेशेंट की ठीक हो जाती है वो चीज, कि हाँ जी कम हो गई, ठीक, कम हो जाती है, ठीक है। सो हमारा काम केस टेकिंग में ये है टू ब्रिंग आउट द फेथफुल अप्रोप्रिएट पिक्चर ऑफ द पेशेंट। मोइंग हसन सर बोलते, इसको पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बोला जाता है, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का क्या काम है, पोर्ट्रेट क्या होता है कि हूबहू वैसी शक्ल बना देना, वैसा ही नाक, वैसे होंठ, वैसी आंखें, वैसे ही गाल, वैसा ही रंग स्किन का, वैसे ही दांत, ठीक है ना। लेकिन अगर हम नाक वैसी बना दें, आंखें वाखें वैसी ना बनाए, तो वो तो पोर्ट्रेट हुआ नहीं। तो हमें हर स्फीयर में, हर चीज में उसको कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली वैसी ही पिक्चर जो हमारे सामने बयान हो रही है हम वैसे ही उतार के सामने अपनी कॉपी के ऊपर लिखें। इफ द डिजीज हैज बीन ब्रॉट ऑन अ शॉर्ट टाइम, or in the case of a chronic affection, a considerable time previously by some obvious cause, then the patient or his friends when questioned privately, एक मिनट, एक
So if the disease has been brought on a short time, or in the case of a chronic affection, a considerable time previously, by some obvious cause, then the patient or his friends, when questioned privately, will mention it either spontaneously or when carefully interrogated. डिजीज अभी भी शुरू हुई है, ठीक है ना, या क्रॉनिक अफेक्शन है जो कुछ समय पहले शुरू हुई थी और किसी ऑब्वियस कॉज की वजह से शुरू हुई थी, तो जब हम पेशेंट को क्वेश्चन करते हैं, प्राइवेटली करें या उसके फ्रेंड्स को करें, बड़ी बार पेशेंट नहीं बताते। बड़ी बार वो चीज इतनी, अभी कल की बात, एक पेशेंट आए, एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको, पूछा भी स्ट्रेस किस बात का, स्ट्रेस तो किसी बात का। अच्छा, और क्या है? और जी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस किसी बात का भी नहीं है, स्ट्रेस लेते ही नहीं मैं किसी बात का, बड़ा अच्छा काम है, बड़े अच्छी फैमिली, कोई स्ट्रेस ही नहीं। अच्छा जी, और थोड़ा सा पीछे हाइपोग्लाइसीमिक स्टेज भी रही है, डायबिटिक स्टेज भी रही है कुछ समय के लिए, लेकिन वो चलो होगी कंट्रोल। अच्छा, उस टाइम कुछ स्ट्रेस कोई हुआ ही नहीं। मैं बीमारी सारी स्ट्रेस वाली लेके घूम रहे, लेकिन स्ट्रेस आपको कोई है नहीं। मैं तो पता ही है सबको भी स्ट्रेस की वजह से होती है सब चीजें, तो कॉमन कोई आदमी है उसको भी पता है, लेकिन बंदा बोल रहा है मेरे को स्ट्रेस कोई। छुपाते हैं पेशेंट, बड़ी बार पता होता है छुपाते हैं, और बड़ी बार ये भी होता है उनको पता ही नहीं होता। इट इज सो डीप इनसाइड, सब कॉन्शियस में। एक हम ऑक्सिलरी सिम्टम उनको बोलते हैं, इतना तो मैं करता ही हूँ फिक्र, इतनी एंग्जाइटी तो मेरे में रहती हुई है हमेशा। वो कोई बीमारी नहीं हो तो मेरी नेचर है, नेचर ही तो चाहिए हमें, नेचर ही चाहिए। क्या कारण बने कि एकदम से आपको ये प्रॉब्लम्स आ गई, क्या कारण हुए तभी? तो उसमें साथ में उसकी वाइफ बैठी, वो बता रही नहीं नहीं स्ट्रेस तो बहुत लेते हैं ये, छोटी छोटी बात की तो इनको परेशानी हो जाती है, ये परेशानी होती है इस बात की और फिर बातों में से निकलते निकलते इतनी बातें निकल आई, तो उसको पूछना पड़ता है बैठ के ना, क्योंकि देखो, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि पेशेंट जो आया है होम्योपैथी में, वो एक नए सिस्टम में आ रहा है। वो कल वही कहा, मैं तो पहली बार ले रहा हूँ जी होम्योपैथी, मेरे को तो किसी ने बोला कि हमें आराम आ गया तो मैं आ गया आपके पास, तो मैं तो पहली बार ले रहा हूँ, वो तो पहली बार ले रहा हूँ बेचारा। तो आज तक ऐसे ही लेता है, गया केमिस्ट के पास में, बोला दे दे गैस की दवाई, दे दी गैस की दवाई, तो बीपी की दे दी, बीपी की दे दी, ऐसे तो उसने अभी तक दवाई ली है। तो पहली बार आया वो एक एक्चुअल सिस्टम में जहाँ पे उसका क्योर हो सकता है। तो हमें थोड़ा आराम से बैठ के समझाना पड़ता है, ये चीजें जरूरी हैं तेरे ठीक होने के लिए, उनको समझाना पड़ता है कि भी ये चीजें बीमारी कॉज कैसे कर रही है तेरे में, है ना। Any causes of a disgraceful character which the patient or his friends do not like to confess, at least not voluntarily, a physician must endeavor to elicit by skillfully framing his questions or by private information. कुछ ऐसे करेक्टर जो डिसग्रेसफुल रहे हैं उसके लिए, पेशेंट के लिए, ठीक है ना, या फ्रेंड्स को बताने में डिसग्रेसफुलनेस महसूस हो रही है, जो वो कन्फेस नहीं करना चाहते, तो जो फिजिशियन है उसको स्किलफुली अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करके या उनको अपने विश्वास में लेके वो चीजें निकलवानी पड़ती। अब कोई पूछे भी चीजें ये वाली निकलवानी जरूरी क्यों है? क्योंकि जो चीज डिसग्रेस महसूस करवा रही है, कोई ऐसा एक्ट, ऐसा बिहेवियर जो डिसग्रेस महसूस करवा रहा है, वो ही तो मेन पार्ट है उसकी ईगो का, वही तो मेन पार्ट है। और अगर हम उसको कहीं समझ लें, उसको कहीं हम जान लें, कहीं से पता लगवा लें भी ऐसा हुआ है, तो फिर उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत बार होता है कि वो सीधी जाकर रेमेडी के ऊपर फिट होती है। टू दीज बिलोंग पॉइजनिंग और अटेम्प्टेड सुसाइड, ओनेनिज्म, इंडल्जेंस इन ऑर्डिनरी और अननेचुरल डिबॉचरी, ठीक है ना, किसी तरह की उसने पॉइजनिंग पॉइजनिंग कर ली अपने आप को, या सुसाइड करने की कोशिश है, या ओनेनिज्म, ठीक है ना, मास्टरबेशन, कोई इंडल्जेंस इन ऑर्डिनरी और इन अननेचुरल काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्ट्स और डिबॉचरी, एक्सेसेस इन वाइन, पेशेंट वाइफ बोलती धीरे से, उनको बोलो कि थोड़ा कम ड्रिंक किया करें,
मैं कब करता हूँ ड्रिंक? मैं तो डॉक्टर छोटा सा लेता हूँ शाम को बस। कोई छोटा नहीं लेते, इतना लेते हैं। पेशेंट के लिए वो चीज एक डिसग्रेसफुल है, छुपाता है उसको, लेकिन क्यों छुपा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉर्डियल्स, पंच एंड अदर आर्डेंट बेवरेजेस और कॉफी, और ओवर इंटेलिजेंस इन ईटिंग जनरली, खाने में ओवर इंटेलिजेंस है उसकी, है वो बेटा खाता बहुत है, मैं कब खाता हूँ मम्मी, मैं कहाँ खाता हूँ, आगे से बच्चे ऐसे बोल रहा है। इन सम पर्टिकुलर फूड ऑफ अ हर्टफुल करेक्टर, या उनको किसी तरह की इन्फेक्शन हुई विद वेनरियल डिजीज और इच, या कहीं से अनफॉर्चुनेट लव की कहानी है, कोई जेलसी की कहानी है, डोमेस्टिक इनफेलिसिटी की कहानी है, वरी है, ग्रीफ है, ऑन अकाउंट ऑफ सम फैमिली मिसफॉर्चून, घर में कुछ ऐसा हो गया, इल यूजेज, वॉक्ड रिवेंज, किसी ने रिवेंज लिया, किसी ने अब्यूज किया, प्राइड इंजर हुई कहीं पे, एम्बेरसमेंट हुई किसी पर्टिकुलर नेचर की, किसी तरह का खास सुपरस्टिशन है, फियर है, हंगर है, और एन इम्परफेक्शन इन द प्राइवेट पार्ट्स, ये भी बड़े लोगों को होता है, बहुत कॉमनली मिलता है मेल्स में, ठीक है ना, अ रप्चर, अ प्रोलैप्स एंड सो फोर्थ, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मेन पार्ट क्या है कि हमें स्किलफुली और पेशेंट को भरोसे में लेके पूछना पड़ता है, तो वो बताते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि ये पार्ट आपका बहुत बड़ा है हमारे लिए जानने में, क्योंकि ये आपको बीमार कर सकता है, ये आपको बीमार रख सकता है। उसके किसी फैमिली मेंबर, बड़ी बार जो हम केस देते हैं तो मेरा एक हमेशा होता है कि जो साथ में अटेंडेंट है उसकी तरफ देखते रहो, जब भी पेशेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरा ध्यान अटेंडेंट की तरफ ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसके जो फेशियल हाव भाव हैं वो बताते रहते हैं कि पेशेंट कहाँ पे छुपा रहा है, कहाँ पे गलत बता रहा है, कहाँ पे सही बता रहा है। एक आया ऐसे, तो हस्बैंड वाइफ बैठे, हस्बैंड को पूछा, हाँ जी कैसे आप, स्वभाव कैसा है? स्वभाव मेरा बड़ा ठंडा है। वाइफ की हंसी निकल गई बैठे बैठे। तो तो वहां से पता लग गया कि भाई ये तो बंदा गलत बोल रहा है, ठीक है ना? तो अटेंडेंट की जो हाव भाव वो भी बड़े बड़े होते हैं कि जब पेशेंट सही बात बता रहा हो तो उनके भी ऐसे सिर हिल रहा होता है कि हाँ ऐसे ही हुआ, वो भी हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है कि वो सही बता रहा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो ऑब्जर्वेंट रहना बड़ा जरूरी है, और ऑब्जर्वेंट हम तब रह सकते हैं जब हमारा सारा ध्यान उस टाइम उस केस के ऊपर ही है, बस हमारा और कहीं ध्यान ही नहीं, हमें और चीज में किसी में कुछ नहीं पता क्या हो रहा है ना। अच्छा, एक मिनट, फ्रोजन 19, इसके बाद हमें थोड़ा सा ना, क्योंकि आज यहाँ से करना पड़ेगा। While inquiring into the state of chronic diseases, the particular circumstances of the patient with regard to his ordinary occupations, his usual mode of living and diet, his domestic situation, and so forth, must be well considered and scrutinized to ascertain what there is in them that may tend to produce or to maintain disease, in order that by their removal the recovery may be promoted. When in, जब हम chronic disease में इंक्वायर कर रहे हैं तो उस पेशेंट के ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जांपल उसके क्या सर्कमस्टांसेस है, कल वाला पेशेंट ही बैंक में है, लोन्स में है, लोन मैनेजर था शायद, मेरी परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया, कोई हम पूछते हैं ना कोई काम में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी कैसे चल रहा है काम आपका, बहुत परफेक्ट, मेरे से आगे कोई निकल ही नहीं सकता उसमें। अब ये जो उसने लाइन बोली, इतनी लाइन बहुत बता गई हमें कि मेरे से कोई आगे नहीं निकल सकता, इसका मतलब देर इज ऑलवेज एक मन में आगे रहने का कंसेप्ट है, टारगेट्स को पूरी तरह से अचीव करने का कंसेप्ट है। अब और उसके बारे में पूछा और पूछा, हिस्ट्री क्या निकल के आई कि क्यों इतना उस चीज के पीछे रहता है,
छोटा था, अब 2-3 चीजें आई उसकी। उसको एक तो डर रहता है हार्ट डिजीज का। रिसेंटली उसके कुछ यंग कोलीग्स थे, उनकी डेथ हो गई एकदम से। उस चीज ने एंग्जाइटी को और बढ़ा दिया। अब यहाँ पे कुछ भी होता है तो एकदम से उसको लगता है कि मेरा तो हार्ट गया। दूसरी चीज, जब मैं बोल रहा छोटा था, अराउंड 12-13 साल का, तो फादर को हार्ट डिजीज हो गई थी। बैंक में ही नौकरी करते थे और उसकी वजह से उनकी नौकरी छूट गई थी। एंड वी हैड टू लिव ऑफ सेविंग्स फॉर सम टाइम, और सेविंग्स भी खत्म हो गई। तो फिर मुझे जब मैं 10th क्लास में था, मुझे नौकरी अपनी शुरू करनी पड़ी साहब। अब ये जो चीजें हैं, हार्ट अटैक, जॉब का छूटना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, ये सब कंसेप्ट उसके अंदर बैठे हुए हैं। ये हमें उसके हिस्ट्री में से मिलता है, और वो चीज लेके वो आज भी आगे चल रहा है। ये उसके सूरा का पार्ट है बहुत बड़ा, जो आज उसको इस स्टेज पे लेके आया हुआ है, वेयर इन द बैंक एक थ्रेट के अंदर जीता है वो। मान नहीं रहा उसको, लेकिन जी रहा है थ्रेट कि नौकरी जा सकती है। तो उसके लिए वो चीज बड़ी पर्टिकुलर, मैंने मेहनत से काम करना है, टॉप पे रहना है, आगे रहना है ना। दूसरा, एक और डर के भी, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है किसी को, ये अलग से डर। लेकिन ये सारी हिस्ट्री में मिलती कहाँ से है, उस जब हम उसके छोटी छोटी चीजों के बारे में, घर कैसा चल रहा है जी, जीवन कैसा है, डोमेस्टिक सिचुएशन कैसी है, क्या है रूटीन, क्या है आपका, सुबह से लेके शाम तक का रूटीन क्या है, ठीक है ना। एंड सो फोर्थ मस्ट बी वेल कंसिडर्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड। एक वो मूवी आई है ना अभी, वो शर्मा जी नमकीन, है? ऋषि कपूर की जो लास्ट मूवी, उसमें भी वही दिखाते हैं कि बेचारा रिटायर हो गया वो। अब उसके पास एक कुछ करने को ही है नहीं, करना चाहता कभी कुछ करता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। ऐसे ही हमारे एग्जाम एक हैं कोई पास वाले नजदीक के, वो भी रिटायर हुए जब, ही वॉज अ वेरी वेल पोस्ट पे रिटायर हुए वो, टेलीकॉम में बहुत अच्छी पोस्ट पे, ऑफिसर रैंक था उनका। रिटायर होने के बाद बीमार हो गए। क्यों? कुछ है ही नहीं करने को। पहले एक रूटीन था, सुबह 6 बजे उठ जाना, 5:30 बजे उठ जाना, तैयार होना, जाना काम पे, काम करना सारा दिन, वापस आना। ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता था कि दिन अच्छा बीता, कुछ किया है दिन में। मैं कुछ किया ही नहीं। मैं 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे। वो जो 8 बजे 9 बजे उठना है, वो भी उनको एक सफरिंग देता है, ये कैसा जीवन बन गया मेरा। लेकिन ये पता कैसे लगता है, जब हम उसको यूजुअल मोड ऑफ लिविंग के बारे में पूछते हैं कि ये चीज तकलीफ दे रही है, उसकी डोमेस्टिक सिचुएशन कैसी है, एंड सो फोर्थ मस्ट बी वेल कंसिडर्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड। उनको अच्छे से कंसिडर करना, उसकी स्क्रूटिनी करना, टू ascertain what there is in them that may tend to produce or to maintain a disease। कि इन सब चीजों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसकी डिजीज को प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रोड्यूस भी कर रही हैं और मेंटेन भी कर रही हैं, इन ऑर्डर दैट बाय देयर रिमूवल द रिकवरी में बी प्रमोटेड, ताकि उनको रिमूव करके उसकी रिकवरी को प्रमोट किया जाए। In chronic disease of females, it is especially necessary to pay attention to pregnancy, sterility, sexual desire accouchments, miscarriages, suckling, and the state of menstrual discharge. With respect to the last named, more particularly, we should not neglect to ascertain if it recurs as to short intervals or is delayed beyond the proper time, how many days it lasts. तो फीमेल्स में बोल रहे हैं कि स्पेशली प्रेगनेंसी के बारे में, स्टरलिटी के बारे में, सेक्सुअल डिजायर अकाउचमेंट्स के बारे में, कि मेल और फीमेल में जो फीमेल की डिजायर वो जनरली सप्रेस्ड रह जाती है, ठीक है ना, उसके बारे में, मिस कैरेजेस क्यों अगर हो रहे हैं कुछ, तो सकलिंग में कोई प्रॉब्लम है, और मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कैसा है, टाइम से पहले होता है, टाइम के बाद होता है, कितने दिन रहता है, वेदर इट्स फ्लो इज कॉन्टिन्यूस और इंटरप्टेड, कॉन्टिन्यूस फ्लो रहता है, इंटरप्टेड रहता है, जनरल क्वांटिटी कैसी होती है, कलर कैसा होता है, वेदर देयर इज लुकोरिया,
बिफोर इट्स अपीयरेंस और आफ्टर इट्स टर्मिनेशन, पहले होता है लुकोरिया के बाद में होता है, बट स्पेशली बाय व्हाट बॉडीली और मेंटल एलिमेंट्स, व्हाट सेंसेशंस इट इज प्रीसीडेड अकम्पनीड और फॉलोड बाय। अब यहाँ पे हनीमन सर ने वर्ड यूज किया स्पेशली, बट स्पेशली क्या और पूछना है कि और बॉडीली या मेंटल एलिमेंट्स या कैसी सेंसेशंस या कैसी पेन्स होती हैं उसके स्टार्ट होने से पहले, उसके ड्यूरिंग और उसके बाद। If there is leukorrhea, what is its nature? What sensation attend its flow? And in what quantity it is? And what are the conditions and occasions under which it occurs? ठीक है ना, कितनी क्वांटिटी होती है, कैसी उसकी कोई करेक्टरिस्टिक है, लुकोरिया का कलर कैसा है, ठीक है ना, कैसी कंडीशन में होता है, बैठने पे होता है, लेटने पे होता है, कब होता है, और और कोई ओकेजन, कोई टाइम है या कोई दिन की मॉडलिटी है या किसी और खाने पीने की मॉडलिटी है जिस चीज से होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो हम पूछ सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। आ रही है आवाज, आ रही है प्रॉपर वीडियो और आवाज? जी सर, आवाज आ रही है। So 95, in chronic disease, the investigations of the signs of diseases above mentioned and of all others must be pursued as carefully and circumstantially as possible. तो ये जितने भी साइंस हैं खास करके क्रॉनिक डिजीज में, इन सबको बड़ी केयरफुली परस्यू करना है, पूछना है उसके बारे में, और सर्कमस्टांसेस कैसे रहे हैं उनको भी अच्छे से पूछना है। द मोस्ट माइन्यूट पिकुलियरिटीज मस्ट बी अटेंडेड टू। और अगर कुछ चीज बहुत ही पिकुलियर है, चाहे हल्की है, छोटी है, लेकिन बहुत पिकुलियर है। कल की बात है, मैं डिस्पेंसरी में अपने पीछे काम कर रहा था, कुछ न्यू केस है, बैठा था लड़का, मैडम पूछना शुरू कर दिया, मैम ने, मैं थोड़ा बाहर किसी पेशेंट से बात कर रहा था, मैं अंदर आया, मैंने देखा वो लड़का ना ऐसे करके बैठा हुआ, पहली बार आया, चेयर में ऐसे करके ना ऐसे करके बैठा, सर फेंक के ऐसे पीछे साइड को लेट, और अराउंड 25-26 साल का लड़का, अच्छा बना, प्रॉब्लम उसकी गैस्ट्रिक की कोई प्रॉब्लम थी पीछे कुछ समय से, बड़ी सीवियर और वायलेंट हो गई थी। चलो लिया उसका केस वगैरह, सिम्टम्स वगैरह कुछ थे पिकुलियर, लेकिन उसका बैठने का स्टाइल, वो ढंग बहुत पिकुलियर था, छोटी सी चीज थी उसके बैठने में, लेकिन वो जो जैसे वो बैठा था, आप जब पेशेंट देखते हैं ना, आपको एक जनरल, कुछ लोग ना ऐसे सीधे करके बैठे होते हैं हमारे साथ, वो कॉमनली मिलता है देखने में, बिल्कुल सीधे होते ना, ऐसे बैठे होते हैं अटेंडेंट, ठीक है ना, कोई ठीक है नॉर्मल जैसे बैठे हैं ऐसे करके बैठे, ये कॉमन ढंग मिलता है, लेकिन वो जो ढंग था उसका, और इस एज में एक समझदार इंसान में, दैट इज नॉट
समथिंग विच अ पर्सन डू व्हेन ही सिटिंग इन द कैबिन ऑफ अ डॉक्टर। ऐसे नहीं बैठता कोई। और वो एक बेसिक पार्ट था, एक उसका करेक्टर था जिसके ऊपर उसकी मेडिसिन हमने प्रिस्क्राइब की। सो द मोस्ट माइन्यूट पिकुलरिटीज मस्ट बी अटेंडेड टू। बहुत छोटी सी छोटी, अभी एक केस, मेरे पास वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं आपको वीडियो दिखाता उसमें पेशेंट की। इसमें चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है ना। एक कोरिया है पेशेंट को, उस कोरिया की एक पिकुलियरिटी है, और उस पिकुलियरिटी में उसकी मेडिसिन है उसको कोरिया है। डॉक्टरों ने बोल दिया भाई तेरे को कोरिया है, ठीक है, बहुत सिवियर कोरिया। लेकिन उस कोरिया की एक पिकुलियरिटी है, माइन्यूट सी पिकुलियरिटी है। अगर वो हम माइन्यूट सी पिकुलियरिटी उसकी पकड़ लें, एक और बच्चा है ऐसे, उसको फिट्स आते हैं, फिट्स आता कहता ऐसे ऐसे कर रहा है वो वीडियो में, ठीक है ना। अब ये एक पिकुलियरिटी बन गई है, तो कन्वर्जन ही है, फिट ये देख लिया हमने। लेकिन पिकुलियरिटी है कि ही इज ट्राइंग टू स्वेलो समथिंग, स्वेलो करने की कोशिश करता है जितनी देर फिट की स्टेज में रहता है। बहुत ही सो ये जो माइन्यूट पिकुलियरिटी, द मोस्ट माइन्यूट पिकुलियरिटी मस्ट बी अटेंडेड टू। ये तो हमने लिखने लिख रहे नोट करनी ही करनी है हमने। Partly because in these diseases they are the most characteristic and least resemble those of acute disease, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। And if a cure is to be effected, they cannot be too accurately noted. Partly because the patients become so used to their long sufferings that they pay little or no heed to the lesser accessory symptoms, ठीक है ना। और मोस्टली पेशेंट इस चीज के बारे में ज्यादा बताता नहीं। क्यों नहीं बताता? क्योंकि जब लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चली आ रही, तो उस चीज को नोट करना या उस चीज को बताना, उस असेसरी सिम्टम को बताना, वो जैसे हमने बोला कि अभी इतनी तो एंजाइटी रहती है मुझे, इतना तो ये अभी मेरी नेचर है ये तो, ठीक है ना, कुदरती है ये तो, ठीक है। ऐसे जैसे भगवान ने ना कोई, वो क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग दे के भेजा हो, वरदान दे के भेजा हो, इतनी तो तेरे को रहनी रहनी, कुदरती है जी, ठीक है ना। लेकिन वो उनको क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि ये चीज उनके साथ शुरू से रही है। एक पेशेंट था, बड़ी देर से मेडिसिन खा रहा, बड़ी देर, पर्टिकुलर कुछ सिम्टम नहीं था, बड़ी 5-6 महीने से हम दे रहे हैं उसको मेडिसिन, आराम नहीं आया उसको। एक दिन आया, बोला ये लूज मोशन लगे हुए हैं साथ में ना आज मेरे को। मैं क्यों, क्या हो गया जो लूज मोशन? तो मेरे को लग जाते लूज मोशन तो छोटे होते से लूज मोशन तो। मैं कभी आपने नोट तो कराया नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं देता ना मेरे को, मैं उल्टा फ्री रिलैक्स हो जाता हूँ मोशन के बाद। हाँ ठीक है, लेकिन आपको इतनी देर से प्रॉब्लम है, बताइए तो, बताना तो चाहिए ना। थोड़ा मेरे को कोई प्रॉब्लम, अभी ये भी आया था कि मेरे को तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना, कि मेरे को तो प्रॉब्लम ही है नहीं, तो मैं उसके बारे में क्या बताऊं? मैं वो ठीक करवाने नहीं आया आपसे, ठीक है ना, तो मैं उसके बारे में बताऊं क्या आपको? विच आर ऑफन वेरी प्रेग्नेंट विद मीनिंग, ठीक है, जबकि उनका बहुत ही ज्यादा करेक्टरिस्टिक मीनिंग मतलब बनता होता है वहां पे। ऑफन वेरी यूजफुल इन डिटर्मिंग द चॉइस ऑफ रेमेडी, और ऐसे ही सिम्टम होते हैं जो बहुत बार चॉइस ऑफ रेमेडी डिटर्मिन करने में हमारी हेल्प कर जाते हैं, एंड रिगार्ड देम ऑलमोस्ट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर कंडीशन। तो मेन बात यहाँ पे समझने की ये है कि पेशेंट चाहे जितना मर्जी उस सिम्टम को या किसी माइन्यूट करेक्टर को निग्लेक्ट करता हो। मैं तो कोई पेशेंट ऐसे जाता जाता बोल देता कि थोड़ा बहुत पेट भी खराब रहता है, जहां पे वो बोला थोड़ा बहुत है उसको तो पकड़ लेता हूँ, पकड़ लो उसको तो बोल, पहले इसके बारे में बता जो तेरे को थोड़ा बहुत रहता है। रहता कब से है ये? बहुत पुराना, बहुत पुराना, ठीक है ना। तो हम तो जुकाम के साथ पैदा हुए थे ठीक है ना, जुकाम के साथ ही पैदा हुए थे हम तो वो तो और भी करेक्ट, क्योंकि वो ही है जो आपके चॉइस ऑफ रेमेडी को डिटरमिन करने में हेल्प करता है, एंड रिगार्ड देम ऑलमोस्ट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर कंडीशन, almost as health, the real feeling of which they have well nigh forgotten in their sometimes 15 or 20 years of suffering। वो लोग उसको हेल्दी कंडीशन में लेते हैं। वो उल्टा ही हो ना, थोड़ा सा नाक वगैरह साफ हो जाता है, जुकाम हो जाए ना मेरे को, थोड़ा सांस वगैरह अच्छी आने लगे, वो उसको हेल्दी पार्ट में, जैसे मैं पेट वगैरह साफ होता है ना, अच्छा लगता है जी उसके बाद।
उस नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर कंडीशन को वो एज अ हेल्थ ही लेते हैं। क्यों? 15-20 साल से है, उसकी आदत पड़ी हुई है, एंड दे कैन स्कार्सली ब्रिंग देमसेल्फ टू बिलीव दैट these accessory symptoms, these greater or less deviation from the healthy state can have any connection with their principal remedy malady। तो डॉक्टर साहब बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, उसके मेरे लूज मोशन का क्या लगता है, ये जुकाम का क्या, तो बहुत पुराना है जी, तो आप इसका देखो, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरे को ये ट्रेम्बलिंग होती है हाथ में, इसका देखो पहले, मेरे पैर नम हो रहे हैं, इसका देखो, ये जुकाम को छोड़ दो, तो मेरा चल रहा है, इसको मैं इसकी तो दवाई भी नहीं लेता, अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो जबकि उसी चीज का बेसिकली कनेक्शन होता है हमारी प्रिंसिपल डिजीज के साथ, नेचुरल डिजीज के साथ, क्योंकि शुरू ही वहां से हुआ है। अगर इतना पुराना है तो कहीं ना कहीं वो जो होते हैं ना एक फाउंडिंग सिम्टम्स डिजीज के, उनमें आ जाता है जिसने डिजीज को बनाया है शुरू में, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उनमें हमेशा कोई ना कोई क्लियरिटी होती ही होती है क्लियरिटी उसमें मिलती ही मिलती है, जब हम उसको पकड़ लें, ग्रैब कर लें और उसके अकॉर्डिंगली देखें।